नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तज्ञा टीवी नेटवर्क पर सादत हसन मंटो, जिनके पुण्यतिथि भी आज है 18 जनवरी के अवसर पर, उनकी एक कहानी काली सलवार की प्रस्तुति में कर रहा हूं। और ये काली सलवार कहानी के साथ उनकी एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। उनकी अनेक कहानियों का वाचन मैं करूंगा। और इसके बारे में मैं बता दूं कि यह एक पेशा धंधे वाली की कहानी है, सुल्ताना की, और उसके आत्मा की पीड़ा और उनके अंतर के सन्नाटे की इस कहानी में काफी सादत हसन मंटो ने उकेरा है। पहले वह खुदाबख्श प्यार का झांसा देकर अंबाला से दिल्ली ले आता था, जहां उनका धंधा बहुत अच्छा चलता था। और लेकिन दिल्ली में आने के बाद जिस तरह से दिल्ली का अनुभव उसे होता है, उसका धंधा भी बढ़ता है। और उसके बाद और उसमें एक आदमी और आता है, शंकर उसके जिंदगी में क्या फेरबदल करता है, उसके कान के बुंदे लेता है और एक काली सलवार लाने का वादा करके वो वो बुंदी जो उसके कान में है चांदी का, वो ले जाता है। वो सलवार तो मुहर्रम के समय मुझे दे जाता है। सुबह सुबह शाम में आके जब वो आके रुखसाना को उसकी जो सहेली होती है आके बताती है कि अरे ये सलवार तो बहुत अच्छा ही, तो तुम्हारा रंगाया हुआ है ये तो, और ये कान का बुंदे भी समझती है कि कहाँ से आया, तो उसने भी बताया। तो लगता है कि वो शंकर दोनों को झांसा देकर इस तरह से ये भी करता है। तो इस तरह से एक नारी को, खास करके जो मर्द की नजर में एक भोग की वस्तु है, खिलौने की तरह है, और इसकी कोई परवाह नहीं करता है, इस पर ये कहानी बहुत ही सटीक और उचित बैठती है। ये कहानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत है उनकी कहानी, सादत हसन मंटो की कहानी काली सलवार। दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां वह कई गोरे उसके ग्राहक थे। वह गोरों से मिलने जुलने के 22 और अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उसको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चल सका, तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी यह जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे साहब शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों में ही 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपये पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले बहुत अच्छे थे। कोई शक नहीं कि वो ऐसे जवान बोलते थे, उनकी भाषा जो थी, जिसका मतलब सुल्ताना के समझ में नहीं आता, मगर उसकी जबान से ये लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती। अगर वो उनसे कुछ रियायत चाहती तो सिर हिला कर कह दिया करती, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर इससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो अपनी जबान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में इसके मुंह की तरफ देखते और वो उनसे कहती, साहब तू एकदम उल्लू का पट्टा है, हरामजादा है, ये समझा। और वे कहते वक्त अपने लहजे में सख्ती पैदा ना करती थी, प्यार से बातें करती, तो गोरे हंस देते और हंसते वक्त रुखसाना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यह बात दिल्ली में
वो जब से आई है एक गोरा भी उसके यहां नहीं आया। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए। उसने सुना कि बड़े लॉर्ड साहब, यहाँ बड़े लॉर्ड साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं, मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे। सिर्फ 6 आदमी, महीने में 2, और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुड़वाए तो सारे 18 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज्यादा पर कोई नहीं मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उसमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर ताज्जुब की बात है उसमें हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपये से एक और ही ज्यादा न देंगे। न जाने क्या बात थी कि उसमें से हर एक ने सिर्फ 3 रुपये के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो 3 रुपये एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहोगे न लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे के दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब से निकाल उसे दे दिया। सुल्ताना चुपके से ले ली और चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपये में 3 महीने में 20 रुपये माहवार तो इस कोठे का किराया था, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी। एक बड़ा शोर होता था। शुरू में तो शोर ने इसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफाए हाजत के लिए उस पैखाना में गई तो कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया और उस जंजीर को देखकर उसे ख्याल किया कि चूंकि यह मकान खास हम लोगों के रिहाइश के लिए तैयार किए गए थे, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जो ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खट की आवाज हुई और एकदम पानी एक शोर के साथ निकला। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोक्विनोन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये वो पखाना है क्या? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, चलो कहा मैं इसका सहारा ले लूंगी, मगर इस मुझे जंजीर का छेड़ना की जो धमाक हुआ, मैं तुमसे क्या कहूं। इस पर खुदा बख्श बहुत वो हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पैखाने के बाबत सब कुछ बता दिया और एक नए फैशन का था जो जंजीर हिलाने से एक गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ था, ये एक लंबी कहानी। खुदा बख्श रावलपिंडी में था। इंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 वर्ष तक वो रावलपिंडी से और कश्मीर के दरमियान लॉरी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम नहीं मिला, इसलिए औरत को पेशे पर बिठा दिया। 2-3 बरस तक यह सिलसिला जारी रहा। वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ वो अंबाला में है। उसकी तलाश में अंबाला आया और जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने के बाद सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ज़ईफुल एतिकाफ थी, इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा भाग्यवान है कि आने से उसकी तरक्की हो गई। चुनांचे इस खुश एतिकादी ने खुदा बख्श की वक्त उसकी नजरों में और भी बढ़ा दिया। खुदा बख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ रखकर बैठना पसंद नहीं था। चुनांचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती कर ली और रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था।
इसलिए उसको फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्तान से 60 रुपये लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो का सामान लेकर उसने ये अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनांचे एक थोड़ी ही देर बाद एक अड्डा आमले छावनी का कायम कर दिया। वहां से घोड़ों के फोटो खींचता रहता। 1 महीना के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतअद्दिद घोड़ों के वाफियत हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले आया। एक छावनी में खुदाबख्श के जरिए से कई घोड़े सुल्ताना के मुस्तकिल ग्राहक हो गए और उसकी आमदनी पहले से दुगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे। 5.5 तोले की 8 का ये क्या है, ये कनगनियां भी बनवा ली। 10-15 अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि आमला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएक न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर जहां लॉर्ड साहब रहते हैं उसका धंधा और भी अच्छा चल निकलेगा। अपनी सहेलियों से तारीफ सुन चुकी थी कि वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की ये खानखाह है। फिर उसे बेहद अकीदन थी। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहां पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपये माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी कतार सड़क के साथ चली गई थी। म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के शहर का ये हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई कि यहां मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियां कायम कर ली। मसलन एक बड़े हरूफ में वहां कोयलों की दुकान लिखा था। वहां उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। वहां सरीका के खाने का आला इंतजाम था। लिखा था कि वहां उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवार के कारखाना के ऊपर ये अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाना के पास मुलजिम थी, सेठ के पास मुलजिम थी। क्योंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करना होता था, इसीलिए वो ये अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आ जाते हैं। चुनांचे जब 1 महीने में तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने सोचकर अपने दिल में तसल्ली ली कि जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर ना आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल भी देखने ना आए। खुदाबख्श को भी बात बहुत अरसा से खटक रही थी, मगर खामोश था। जब वो सुल्ताना ने बात खुद छेड़ी तो उसने कहा कि मैं कई दिनों से उसकी बाबत सोच रहा हूं। एक बात समझ में आती है कि जो ये जंग वगैरह से लोग वहां दूसरे धंधों में पर इधर उधर रास्ता भूल गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि इसके आगे कुछ कहने ही वाला था। सीढ़ियों पर किसी चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ।
ये पहला ग्राहक था। 3 रुपये पर सौदा, जिससे 3 रुपये पर सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिसमें सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स, बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदन कुछ भी नहीं। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कर सकते ना। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कनगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कनगनी की जब बारी आई तो उसने खुदावक से कहा, तुम मेरी बात सुनो और वापस चलो, वापस अंबाले में। यहां क्या धरा वही होगा, पर मैं तो ये शहर वही होगा, पर मैं तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था, चलो वहीं चलते। जो नुकसान हुआ उसको अपना सर सदका समझो और कनगनी को बेच कर आओ। मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ, आज रात की गाड़ी से यहां से चल रहे हो। खुदाबख्श ने कनगनी सुल्ताना खां से ली और कहा, नहीं जान, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यही वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहां भी वो कोई न कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप ही रही। चुनच से आखिरी कनगनी यहां से उतर गई। बचे हाथ देख कर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट के खातिर आखिर किसी हिले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए, आमदन खर्च के मुताबिक चौथाई से भी कुछ कम रही, तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। उसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वाली मौजूद थी, जिसके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी, पर हर रोज उसके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल वो तंग कर दिया। सारा दिन वो सुनसान मकान में बैठी रहती थी, कभी छालियां काटती थी, कभी अपने पुराने और फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकोनी में जाकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने के रेलवे सीट में शंकित और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था, जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थी और हर एक किस्म के माल असबाब के ढेर लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था, जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी रहती थी। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती थी। सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिस पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थी। इस लंबे और खुले मैदान की हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थी, कभी इधर कभी उधर। उन इंजनों और गाड़ियों को छक छक फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकोनी में आती तो अजीब समा बन जाती। धुंधलके में इंजनों के मुख से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गदले आसमान की जानी मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकते देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी जब वो गाड़ी के डिब्बे को, जिसे इंजन से धक्का देकर छोड़ दिया जाता हो, अकेले पटरियों पर चलते देखती तो अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है। न जाने कहा फिर एक रोज ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा।
यो तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बाकी पटरियों ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरह देखती रहती थी, पर तरह तरह का ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अम्बला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इस चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियां का जाल बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिसको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो बाज औकात ये इंजन सेठ मालूम होते हैं और कभी कभी अम्बाला में उनके यहाँ आया करते थे। फिर जब कभी वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता हुआ जा रहा। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बाइश है। चुनांचे इस किस्म का ख्याल उसने आने लगे तो उसने बालकोनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श ने उसने बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने एक बार सुल्ताना से यह कहकर उसकी ये तसफ्फी कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र में जा रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए मगर अभी तक सुल्ताना का बेड़ा पार न हुआ, न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ न था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वर्ग की कमीज सिलवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जारजट सी थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जारजट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफेद बोड़ाकी का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको यह एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हस्बे मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया के नीचे रखकर लेटी रही और जब उसकी गर्दन उठाई तो बाइस अकड़ सी गई और उठकर बालकोनी में चली गई ताकि गम अफजा ख्यालात को अपने दिमाग में से निकाल दे। सामने पटरियां पर गाड़ियां के डब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी ना था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए दर्द और गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते थे। ऐसे ही एक आदमी ने गगन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन ये नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता एक ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीब वो गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसने वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिलाए गुफ्तगू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे
वो आदमी ये सुनकर मुस्कुरा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? तो सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे, फिर कुछ सोच कर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं तुम्हारे ऊपर के फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकोनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है, ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया, उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूं, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना उसको अपने तीनों कमरों एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया, फिर दोनों उस कमरे में आ गए जहां वो पहले बैठे थे। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवसीर कद का, मामूली शक्ल का, सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, कनपटियों पर उसके बाल सफेद हो रहे थे। खाक स्तरी रंग की गर्म पतलून पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर से उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह से दरीब बैठा हुआ था, मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास से सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, यह सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही फरमाओ, बुलाया तुम ही ने मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो उठ बैठा। मैं समझा था, लो अब मुझसे सुनो, जो तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कुछ देकर आते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है, मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना यह सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसने अख्तियार हंसी, आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया कि यही जो तुम लोग करते हो। क्या तुम क्या करती हो? अरे मैं तो कुछ नहीं करती, मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई, आप कुछ न कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ न कुछ जरूर करती होगी, झक मारती हूँ, मैं भी झक मारता हूँ, तो आओ दोनों झक मारे। मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं, तो मैं भी वॉलंटियर नहीं हूं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। तो मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा। क्यों? क्योंकि वह कई दिन से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने के खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की ताले की तरह बंद है। यह कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित मौलवी और मिस्टर जिन्ना अगर जहां जाए तो वो भी सईफ आदमी बन जाता है। जाने तुम क्या ऊपर टांग बातें करते हो, बोलते बोलो रहोगे उसी शर्त पर जो पहले बता चुका। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों को उसने अपने हाथ ठूसे जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार में गुजरा करता हूं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत कामकाज भी। शंकर चला गया। सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक मुतल्लिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसे दुख को बहुत हल्का कर दिया। अगर वो अम्बाले में आया होता जहां की खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहां चूंकि वो बहुत उदास रहती है इसलिए शंकर की बातें उसे बहुत पसंद आई। शाम को जब खुदा बख्श आया और सुल्ताना ने उनसे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे थे? खुदा बख्श थक कर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा था, वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे थे,
उन्हीं के पास हर रोज जाता हूं, हमारे लिए फिर हमारे दिन फिर जाए। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो भी खिदमत कर रहा हूं वो अखारत नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे नारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श ने रोनी आवाज में कहने लगी, सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ न आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया, कुछ तुमने इसकी भी फिक्र है कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं, कनमनिया थी सो भी एक एक करके बिक गई। अब तुम ही बताओ क्या होगा? ये फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया, कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए ना। खुदा के लिए ऐसी दुख भरी बातें ना करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच माला छोड़ने में सख्त गलती की, पर अब जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए करता है। क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका करो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूंगी। सफेद नैनों का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाके दिया था। ये भी कमीज के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। अब सिर्फ सलवार की कसर है, सो तुम किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम मेरी जान की कसम किसी न किसी जरूर ला दो, मेरी भत्ती खाओ अगर न लाओ। खुदा बख्श उठ बैठा, अगर तुम खामोखा जोर दिए जा रही हो तो मैं कहां से लाऊंगा? हफीम खाने के लिए तो मेरे पास एक पैसे नहीं है। कुछ भी करो, पर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करे कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपये गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो कोई हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, लो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार लिया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया। सुल्ताना अकेली रह गई, कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद जब उसने अपने सफेद नैनों का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वह रंगने का भी काम होता था। यह काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी और जिसमें उसकी देखी हुई कई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन के मोड़ी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई, गर्म चादर ओढ़कर बालकोनी में जा खड़ी हुई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकोनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी ही शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को यह नागवार मालूम न हुई। वो सड़क पर आते जाते ये टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। दफअतन उसे संकट नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की, सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और वो ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने एक ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे उसका अपना घर। चुनांचे बड़ी बेतकल्लुफी से रोज की तरह वो गांव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना देर तक उससे कोई बात न की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो, 100 दफा कह सकती हो चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार हो गई।
कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता। शंकर इस पर मुस्कुरा दिए, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर है? कैसी शर्तें? सुल्ताना हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में दोनों के लिए नहीं। छोड़ो इन फजूलियत को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुनियादारी ही दुनियादारी नहीं, दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, और भी कुछ है। सुल्ताना जहनवी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो न, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तो तुम में और दूसरों में फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। इसमें और मुझ में जमीन, उनमें और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती है जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की और फिर कहा, मैं समझ गई हूं। तो कहो इरादा क्या है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूं आज तक किसी से ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसा सादा 9 औरतें मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है, जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा, मेरा नाम शंकर है। ये नाम ये जब उठपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप गई, तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखरे तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया। शंकर ने यह सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूं और तुम काली सलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन कह दिया, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। अगर हो सके तो मुझे एक काली सलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराए, मेरी जेब में भी इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। ले, अब खुश हो गई? सुल्ताना ने बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। विश्वशंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे, इसकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। यह कहकर सुल्ताना बूंदे उतार शंकर को दे दिए। इसके बाद अफसोस हुआ कि शंकर जा चुका था। सुल्ताना के कतन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा। मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दस्तक हुई। सुल्ताना दरवाजा खोला, शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, शाटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो, अब मैं चलता हूं। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में सीकरें पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि अभी अभी सोकर उठा और सीधा इधर ही चला आया। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी की जैसी कि अनवरी के पास देखाई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का अफसोस उसे हुआ था। इस सलवार ने और शंकर की बाधा ईफाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वालों से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों कपड़े उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा मालूम होता है, पर यह सलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहां से लिए? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को
बिल्कुल एक दूसरे को देखकर खामोश रहना पड़ा। है न कमाल की कहानी। सादत हसन मंटो की ये कहानी कमाल का। और आज मैं उनके पुण्यतिथि पर नमन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको इन कहानियों को सुनने में अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को के लिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।